साथ हमारे अंतिम वक्ता हैं, जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और आज विधानसभा में भी छात्रों की आवाज को लेकर जा रहे हैं, कॉमरेड संदीप सौरभ। तो हम उनको जेएनयू के बहुत ही जरूरी सवालों को लेकर के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से सभी को लाल सलाम करता हूं। और अधिकांश जो मसले यहाँ पर हैं, जो मुद्दा आप लोग उठाए हैं, उन मुद्दों को लेकर के लंबी लड़ाई जेएनयू में लड़ी गई है। और हमें बराक हॉस्टल समझ नहीं पाए, चंद्रभागा के सामने जो नया बना है वही तो, वो जो पुराना वाला हाँ, तो इसमें से कई सारे मसलों को लेकर के पहले भी आंदोलन हुआ और एमसीएम का मांग तो बहुत पुराना है। बेसिक एमसीएम देने के पीछे जो समझदारी एक जमाने में सरकार की या प्रशासन की या छात्र संघ की जो रही कि एमसीएम क्यों मिलना चाहिए, वो यही था कि पैसे की कमी के चलते कोई बाहर ना चला जाए, एक भी बच्चा यहां से ड्रॉप आउट ना हो। इसलिए जो मिनिमम खर्च जेएनयू में रहने का है वो एमसीएम में रहेगा, ये समझदारी थी। 2013 में हम लोग यहाँ पे, जब मैं यूनियन में था, उस समय बहुत बड़ा मूवमेंट इसको लेकर के हुआ था। उस समय मांग थी हमारी कि 1500 से बढ़ा करके 3000 कीजिए, और उस समय एड ब्लॉक पे भूख हड़ताल चलता था। और उसी में प्रशासन जो था उसने माना कि ठीक है, हम इतना तो नहीं, लेकिन 500 फिलहाल बढ़ाते हैं। तो 2000 उसी समय शायद हुआ था, 13 में। और बराक हॉस्टल को लेकर के बहुत लंबी लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई, बहुत सारे यूजीबीएम हुए, बहुत सारी राजनीति जो जेएनयू के अंदर खूब होती है वो सब हुआ। तो आप लोग का ये संघर्ष बहुत जरूरी है, और ये दिखाने के लिए कि पिछले 1 दशक से लगातार हमला झेलने के बावजूद अगर आज जेएनयू के अंदर स्टूडेंट यूनियन, जिसको मैंने सुना कि वाइस चांसलर मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन ये है, और अगर देखा जाए तो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को प्रशासन की तरफ से कोई स्वीकृति मिले ये जरूरी भी नहीं है। ये स्टूडेंट यूनियन के का जो अपना संविधान है उसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है। उसमें ही लिखा हुआ है कि हम जेएनयू के तमाम छात्र, जो पहला सेंटेंस है कि हम सारे लोग अपने आप को जेएनयू छात्र संघ में कल्मिनेट करते हैं, और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा, कोई फंडिंग भी नहीं है। जैसे देश के तमाम विश्वविद्यालयों में आमतौर पर स्टूडेंट यूनियन को होता है, डूसू अगर है तो उसको फंडिंग है प्रशासन की तरफ से। कोई विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ इलेक्टेड है तो उसको फंडिंग है। जेएनयू एक्ट का चूंकि हिस्सा जेएनयू स्टूडेंट यूनियन नहीं है, एक ट्रेडिशन का हिस्सा है, एक स्ट्रगल का हिस्सा है, इसलिए प्रशासन स्वीकार करेगा तभी हमारी बात सुनी जाएगी। इस तर्क का कोई मतलब नहीं है जो अभी वाइस चांसलर ने, हमने सुना कि कुछ दिनों पहले दिया गया, कल ही दिया। तो खैर ये लड़ाई बहुत जरूरी है, और एक अच्छा मैसेज पूरे देश में जाता है कि इतने हमलों के बावजूद जेएनयू जो है वो अपने डिसेंट के अधिकार को मजबूती से बनाए रखा है। देश विदेश के तमाम सवालों को लेकर के यहाँ का स्टूडेंट यूनियन लगातार स्ट्रगल कर रहा है। और आज जो मुद्दा आप लोगों ने पब्लिक टॉक का रखा, कास्ट सेंसस, अब संयोग से मैं उस राज्य से हूं जहां पूरे देश में एकमात्र जो राज्य है जहां पे कास्ट सेंसस हुआ, और जब बहुत सदन के अंदर जब इसको लेकर के चर्चा हुई, बगैर कोई विरोध के जब सारे दलों ने कहा कि ये होना ही चाहिए, और एक प्रतिनिधि मंडल वहां से जाकर के दिल्ली आया था, तो उस समय को तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा। क्यों होना चाहिए कास्ट सेंसस? आमतौर पर बहुत पॉपुलर तरीके से इसके खिलाफ कुछ कैंपेन चलते हैं। लोगों को लगता है कि जो कास्ट है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, कास्ट सब हो जाएगा। हम तो देख रहे हैं कि जेएनयू तक जब मैं था 2016 तक, तब तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन यहां से निकलने के बाद हमने देखा कि कास्ट तो रियलिटी के भी बियॉन्ड है। आप अगर किसी इलाके में जाते हैं, जैसे आज के समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के अंदर
किसी जिले के किसी गांव में आप मुझे ले जाकर के देखिए, बगैर किसी से बात किए गांव देख करके हम बता सकते हैं कि किस जाति का ये गांव है। कम से कम ये बता ही सकते हैं कि ये ओबीसी का गांव है, एससी का गांव है, एसटी का गांव है, या जनरल कास्ट का गांव है, ईबीसी का गांव है, तभी बता सकते हैं। तो ये सारी नीतियां जो बन रही है सरकार की तरफ से, विकास का जो पैमाना बनाया गया है वो जमीन पे कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीजें जो है वो कास्ट से तय हो रही है। अगर किसी मुसहरी में आप लोग जाएं, मुसहर जाति का जो गांव है हमारे इलाके में, संयोग से पटना जिला में मेरा घर भी है और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी है, दोनों अलग अलग है। तो हमारे इलाके में मुसहरी की दशा जो है वो इतनी खराब है, आप जाइएगा तो लगभग बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। स्कूल टाइम पे आपको कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो मछली ना मार रहा। अब दिन में जाइए, सब मछली, खेत में मछली मार रहे हैं, तालाब है बगल में, कोई पोखरा है, कोई नहर है, उसमें मछली मार रहे हैं, सब मिट्टी लगा हुआ है शरीर में, सबको बैठाइए। महिलाएं पुरुष, लीकर बैन है लेकिन शाम को आप जा नहीं सकते हैं, सब लोग पिए हुए हैं, पूरे गांव में दारू चल रहा है। तो ये जो स्थिति है वहां पे सरकार का कोई योजना नहीं, न उनके यहां पानी घर से कैसे निकलेगा इसका बेहतर इंतजाम है, उसके घर तक जाने में कीचड़ ना हो इसका कोई इंतजाम नहीं है। तो ये कास्ट से फर्क पड़ता है। कहने का मतलब ये कि जब सरकार की विकास नीति, अब डेवलपमेंट ही अभी तो राजनीति के केंद्र में है, आप चाहे जितना इसको जो कहिए, लेकिन सच्चाई है कि मिडिल क्लास ने धीरे धीरे देश के अंदर राजनीति के भीतर एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि आप राजनीति में सफल और असफल तभी होंगे जब आप इसको विन ओवर कर लेंगे, आप विकास को जीतता हुआ दिखेंगे। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। हमारे बिहार में भी जो सीएम साहब हैं, विकास पुरुष चलाया लंबे समय तक। तो विकास की जब नीतियां बन रही है तो उसमें कास्ट बहुत ही ज्यादा मैटर कर रहा है। और यही कारण है कि जब कोई इलेक्शन में कैंडिडेट बन रहा है, जैसे अभी हम नालंदा लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन हमने वहां पे ग्राउंड पे, और 2 ही महीने पहले हम वहां गए थे, पहली बार गए थे, उससे पहले नालंदा में मेरा कोई कुछ था नहीं, चुनाव के समय ही गए। हमने देखा कि कास्ट अल्टीमेटली सारी चीजें कर लेने के बाद सच्चाई यही है कि कास्ट के हिसाब से ही समीकरण बन रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में, जमीन पे, सरकारों की नीतियों के कार्यान्वयन में, एग्जीक्यूशन में, सभी जगह जब कास्ट इतना हावी है, और अगर कोई एजेंडा इस देश के भीतर इक्वलिटी का लेना है, जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने का अगर लेना है, तब हमें लगता है कि ये जो सिस्टम है इसका एक्सरे जरूरी है। और कास्ट सर्वे को हम मानते हैं सोसाइटी का एक्सरे। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि हम बीमार हैं और एक्सरे करा लेंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, ये तो कोई बात ही नहीं। एक्सरे से बीमारी नहीं बढ़ती है, बल्कि बीमारी की पहचान होती है। और बिहार में जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है उसका डिटेल हमें पता है, उसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, बल्कि उसी को लड़ने का ही अभी हम लोग का फेज चल रहा है। कल जब यहां से लौटेंगे तो उसी के अभियान में हम लोग को लगना है। तो ये एक्सरे जो है वो कहीं से भी बीमारी को बढ़ा नहीं सकता है। और ये गलत बात है कि सोसाइटी के अंदर, किसी ब्लॉक या किसी जिले के अंदर जातियों का हिसाब किताब नहीं पता है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं जुड़ा हुआ हूं वहां का एक एक घर की जाति में बता सकता हूं कि किस गांव में, कौन सा टोला में कौन जाति के लोग रहते हैं। सारे एमएलए के लिए सही बात है। जो एमएलए है उसको पता है कि कौन से गांव में कौन सी जाति के लोग हैं। तो हमें तो पता है अपने इलाके। वैसे ही बाकी सारे जो लोग हैं, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको जब पता है कि हमारे इलाके में किस जाति के कहां पे कौन लोग हैं, उनकी क्या दशा है, तो इन सब लोगों को अगर एक साथ सरकार कलेक्ट करके उसका कुछ बेहतर इस्तेमाल कर सकती है तो उसमें क्या दिक्कत है। और इतना ही नहीं, मतलब कास्ट सेंसस से
एक तो एक्चुअल ग्राफ आप समझ सकते हैं, जो असली सच्चाई है। अदरवाइज सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स के सोशल मीडिया का दौर है, राजनीति को जिसने टफ कर दिया, कई लेवल पे आसान किया, कई लेवल पे बहुत टफ कर दिया, तो उस दौर में तो ग्राउंड की सच्चाई, एक्चुअल सच्चाई आपको चाहिए, वरना मार्केट में तो कई सारे तर्क घूम रहे हैं, सारे जो अपर कास्ट हैं वो एकदम जमींदार ही हैं, ये भी गलत बात। अभी बिहार में जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया, अब देखिए कैसे कैसे उसमें आंकड़े आए हैं। केवल 36% आबादी बिहार के अंदर ऐसे है जिस आबादी के पास 2 या 2 से अधिक कमरों का मकान है, केवल 36%। उसके अलावा किसी के पास या तो 1 कमरे का मकान है, या खपरेल मकान है, झोपड़ी है, या वो आवासहीन है। तो अब सरकार जब ये आंकड़ा लेकर के आई, या टोटल बिहार में केवल 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, 6% लोग ही ग्रेजुएट हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसे आंकड़ा है सरकार के पास? तो ये जो आंकड़ा सामने आया, उसमें किस कास्ट के कितने लोग हैं, उसमें जनरल कास्ट के लोग 20% होंगे। अगर 6% टोटल है तो मतलब एग्जैक्ट हम नहीं कर रहे हैं, 16 के आसपास है। तो कौन बेहतर स्थिति में है? वहां पे स्थिति तो उनकी भी बेहतर नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस बना हुआ कि नहीं, यही लोग पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हमको तो पढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई है कि गरीबी बिहार के अंदर केवल गरीबी के रूप में नहीं, वो महागरीबी है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री को डायलॉग कहने का आदत है, वो दलित में फिर महादलित है, पिछड़ा में अति पिछड़ा है, तो गरीबी में भी बहुत महागरीबी बिहार के अंदर है। 82% आबादी नहीं, परिवार बिहार के अंदर 20,000 से कम आमदनी वाला वो 82% है, और 6,000 से कम जो आमदनी वाले लोग हैं वो 34%। 34% परिवार के पास 6,000 से कम आमदनी है। परिवार की आमदनी अगर 6,000 से कम है तो आप समझिए वो कैसे सरवाइव कर रहा है, और वो हर तीसरा आदमी है, 34% लोग हैं। तो ये जो क्राइसिस सामने बिहार का आया, तो ये कास्ट सर्वे के चलते आया, और हमें लगता है कि सरकार को इस तरह के सर्वे का रिपोर्ट के बाद सही मायने में कोई ढंग की नीति बनानी चाहिए। बिहार के अंदर 2 तरह का अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग तो जैसे ही रिपोर्ट सामने आया तो हमने मीडिया से लेकर के हम लोगों ने बड़ी बड़ी बैठकें की, मास कन्वेंशन किया, एक बुकलेट तैयार अलग से हुआ, और इसका जो आउटकम है, जैसे एक एग्जांपल के लिए 6% जो ग्रेजुएट की संख्या है, इसमें यह भी आंकड़ा है कि तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जो +2 करके निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए ग्रेजुएशन में किसी कॉलेज में जगह नहीं बचा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में सीटें कम है, +2 तक तो लोग चले जा रहे हैं। और देश में 1 लाख छात्रों के ऊपर अगर 27 डिग्री कॉलेज है, तो बिहार में केवल 7 डिग्री कॉलेज है। और पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार जो बिहार की है, एक ही व्यक्ति की सरकार है, भले ही समर्थन गठबंधन बदलते रहता है, तो उन्होंने नीति बना ली है कि एक अनुमंडल में अगर डिग्री कॉलेज होगा तो दूसरा हम नहीं खोलेंगे। तो आपके यहां ग्रेजुएट की संख्या नहीं बढ़ रही है, आपके यहां 30% बच्चे जो चाह रहे हैं कि हमको ग्रेजुएशन करना है, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है कहीं पे। बाकी जो बाहर आ जा रहे हैं वो तो आ ही जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, इसमें हम लोगों ने मांग उठाई कि आप हर ब्लॉक में आप डिग्री कॉलेज खोलिए। तो एक मांग हुई, सरकार की तरफ से 2 अनाउंसमेंट हमने देखा कि इसके बीच में हुआ। एक हुआ कि हम लोग आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, 65% ईडब्ल्यूएस को छोड़ के हम लोग ले जाएंगे, ये एक अनाउंसमेंट हुआ। और जो प्रोसेस अपनाया गया उसमें काफी कमजोरियां थी, जिसको बाद में आप लोगों ने सुना कि हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार की अगर मंशा सही थी तो उसका प्रोसेस बहुत ही कमजोर था। हम लोगों ने कहा कि उसमें आप
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डबल इंजन के चक्कर में है ही। आप कहिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल करें शुरुआत में ही, तो वो सब प्रोसेस नहीं हुआ। फाइनली उसको वो कानून अभी तक अदर में लटका हुआ है, वो एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा। दूसरा जो अनाउंसमेंट सरकार ने किया वो किया कि ये जो 34% आबादी यानी 94,42,000 परिवार की संख्या है, ये 94,42,000, इन परिवारों को सरकार जो है वो 2-2 लाख रुपए देगी ताकि वो गरीबी से बाहर निकल सके। ये एक सरकार का अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट तो ये हुआ। दूसरा उनका अनाउंसमेंट बहुत पहले से कहा जा रहा है लेकिन जमीन पे वो लागू नहीं है, वो है भूमिहीन लोगों का। और आप लोग जानते हो कि बिहार में जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें एक डेटा की चोरी कर ली गई है सरकार की तरफ से, और वो है जमीन का मामला। किसके पास कितनी जमीन है ये मामला सरकार ने चोरी कर लिया, इसको दबा दिया, ये नहीं है भी। तो सरकार का लेकिन एक अनाउंसमेंट है कि जो लोग भूमिहीन है, जो लोग गरीब हैं, उनको हम 5 डिसमिल जमीन देंगे घर बनाने के लिए। तो एक सरकार ने अनाउंस किया कि हम 2 लाख रुपए देंगे। उससे पहले अनाउंसमेंट था सरकार का कि हम सभी को 5 डिसमिल जमीन देंगे। और मोदी जी ने पूरे बिहार के अंदर होर्डिंग लगा ही दिया है कि सबको पक्का मकान दे देंगे। 2022 तक की पहले बात थी, अब तो खैर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। और आप समझिए तीनों मामलों का क्या अभी मौजूदा दशा है। मतलब हम लोग ग्राउंड की बात आपको बता रहे हैं, जो जमीन पे जिसका सच्चाई है। जैसे 2018 के बाद या 17 के बाद एक भी नए व्यक्ति का नाम पक्का मकान के लिए आवास योजना में बिहार में नहीं जोड़ा गया है, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं। तो पिछले 6 साल से आपने एक नए व्यक्ति का आवास में नाम जोड़ा नहीं। जब नाम जुड़ा ही नहीं तो 10 साल बाद भी पैसा आएगा तो उसको नहीं मिलने जा रहा है, तो पोर्टल उसका बंद है। जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, और खास करके आप दलित इलाकों में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि एक परिवार है, माता पिता है, उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की शादी हो गई, 3 बेटा है, अगर तीनों बेटे की शादी हो गई, वो उसी झोपड़ी में 3 पति पत्नी, मां बाप और उनके बच्चे, 1 या 1.5 कमरे का मकान रहता है। मकान क्या रहता है, वो तो फूस का रहता है, उसमें लोग रह रहे हैं। तो वैसे लोगों को आपको 5 डिसमिल जमीन देना चाहिए। और इसमें हम लोगों ने, हमारी तरफ से जो हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है, आपको कई इलाकों में मिलेगा जहां पे जमींदारी उन्मूलन कानून जो सरकार का था, उसमें जो जमींदारों की जमीन थी, जिसको जो सीमा से जो फाजिल जमीन थी, उस पे हमारी पार्टी ने कई इलाकों में, कई जिलों में आपको मिलेगा कि माले ने उस पे झंडा गाड़ा और अभी वहां गांव बसा हुआ है। तो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम ऐसे 20 गांव हैं बसे हुए, जो हमारी पार्टी द्वारा बसाया गया है। लेकिन क्राइसिस इसके बाद क्या है? क्राइसिस है कि ऐसे गांव अगर 50 साल पुराने भी बसे हुए हैं तो सरकार उनको भूमि बंदोबस्त नहीं कर रही है। भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया है, आप अगर सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, आपके पास जमीन नहीं है, तो उसी जमीन का मालिक सरकार आपको बनाती है और उसके लिए सरकार आपको पर्चा निर्गत करती है। उसको बंदोबस्ती करना कहते हैं। कई जगहों पर हम लोगों ने खेत भी आवंटन किया। अगर लैंडलेस हैं तो आपको 5 डिसमिल रहने के लिए और 1 एकड़ खेती करने के लिए हमने दिया। तो हमारी पार्टी ने वो तो बांट दिया। वो जमीन किसी की नहीं, वो खेती उन्हीं की चल रही, 50 साल से चल रही है। लेकिन लगातार मांग करने के बावजूद कोई ऐसा एक्ट नहीं बन रहा है कि अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति को वो जमीन दिया जाए। अब उसकी दशा यह है कि वो जिस चटाई पे सो रहा है उसके नीचे की जमीन उसकी नहीं, जिस थाली में वो खा रहा है उसके नीचे की जमीन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं, कोई अधिकार नहीं है। तो ये बिहार में एक बड़ा क्रूशियल सवाल है और हमें लगता है कि बाकी जगहों पर भी ये है। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि ये समहाउ राजनीति के अंदर सोशल जस्टिस का बड़ा सवाल नहीं बन पाया। जमीन का सवाल, सामाजिक न्याय का बड़ा सवाल नहीं बन पाया, यह अनफॉर्चुनेट है। और खास करके बिहार में तो
3 दशकों से सामाजिक न्याय की सरकारें रही हैं। इस दौर में अगर प्रयास होता, और आप समझिए कि ये सामाजिक न्याय का बहुत ही बुनियादी सवाल है, क्योंकि जमीन केवल आपके आमदनी का स्रोत नहीं है, बल्कि आपका सामाजिक सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। आप गांव में अगर भूमिहीन हैं तो आपका गांव में सम्मान बहुत मुश्किल है, और सबसे ज्यादा भूमिहीनों की संख्या दलित समुदाय में सबसे ज्यादा है। और कुछ जातियां दलित समुदाय के अंदर तो ऐसी हैं जिसके पास जमीन सच में कहीं नहीं है। वो अधिकांश जगह, कुछ जगह अपवाद भले आपको मिल जाए, उनके पास जमीनें कहीं नहीं है पूरे बिहार में। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ये सामाजिक न्याय के केंद्र का सवाल नहीं। आमतौर पर हम लोग सामाजिक न्याय के सवालों को प्रतिनिधित्व तक रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कितना, वो जरूरी सवाल है, वो जरूरी सवाल है। जैसे एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, कास्ट सर्वे का ही रिपोर्ट है कि बिहार में 1.57% लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इतना छोटा तबका, अगर 1.5% लोग ही सरकारी नौकरी में है, और आरक्षण का पूरा डिबेट कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी तक ही सीमित है, तो आप समाज के एक बड़े हिस्से को आपने अनरिप्रेजेंटेटिव छोड़ दिया है, जो इस तबके में नहीं है। उसके लिए तो आरक्षण पे बात ही नहीं है। अब जो लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे उनको ही तो आरक्षण 27% ओबीसी मिलेगा, लेकिन जो ग्रेजुएशन तक पहुंचे ही नहीं, और वो आबादी बहुत ही बड़ी आबादी है, उनके लिए सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? जो 1.5% आबादी से बाहर वाले लोग हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, और जिनकी आबादी बहुत ही बड़ी है। एक आध दलित के गांव आपको मिलेंगे जहां पे 2-3 ग्रेजुएट आपको मिल जाए, बहुत है। तो बाकी लोगों के लिए क्या है? उनके लिए अगर जमीन का सवाल सामाजिक न्याय का केंद्रीय सवाल नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? वो इस बात से कब तक खुश होते रहेंगे कि उनकी जाति का एक व्यक्ति जो है वो कभी बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करता था, उससे कब तक खुश रहेंगे? तो इसलिए सोशल डिग्निटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लैंड का इंपॉर्टेंट रोल है। और अभी जो हम लोगों ने शुरू किया है बिहार में, एक 3 मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मुद्दा हमने चयनित किया है। हक दो वादा निभाओ, ये एक अभियान का नाम है, और पूरे बिहार में कास्ट सर्वे के रिपोर्ट के बाद इसको हम लोग मजबूती से उठा रहे हैं, जिसमें 2 लाख रुपए सबको एक मुश्त दो। और उसमें एक अद्भुत सा बात सरकार ने कर दिया, उसने कहा पशुपालन इसमें नहीं रहेगा, हम 2 लाख रुपए आपको देंगे, तो इसमें जो जो आप कर सकते हैं वो एक लिस्ट है, और इसमें पशुपालन नहीं है। अब किसी भूमिहीन को, अगर आप गरीब परिवार को जो 6,000 से कम जिसकी मासिक आमदनी है, तो उसके लिए तो मतलब 10% लोग तो कम से कम एक ही चीज करते कि वो 2 भैंस खरीदते उस पैसे से, और उसको पाल करके अपना परिवार चला सकते थे। बकरी पालते, सुअर पालते, तो पशुपालन को सरकार ने निकाल दिया है। पॉलिसी बन गई कि हम लॉटरी सिस्टम से देंगे, और 94 लाख परिवारों की जगह पर हम केवल 12,000 को फिलहाल देंगे, और 2 लाख की जगह पर केवल 50,000 देंगे। यही चल रहा है अभी बिहार में, क्योंकि हमको ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो हम कहां से देंगे? तो हमने तो इस मुद्दे को उठाया कि जो तुमने कहा, हम नई बात नहीं कह रहे हैं, यहां तो आप लोग कई सारी मांगे ऐसी हैं जो आपकी मांग है। हमने कहा जो तुमने कहा 2 लाख रुपए देंगे, 2। तुमने कहा कि सबको पक्का मकान देंगे, 2, और 5 डिसमिल जमीन की लड़ाई हमारे लिए बहुत बुनियादी लड़ाई रही है हमेशा से ही। और इन तीनों मांगों को लेकर के 22, 23, 24, 25 ये 4 दिनों में बिहार के सभी ब्लॉक में जो हेडक्वार्टर है, प्रखंड मुख्यालय जिसको कहते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी गैदरिंग होने जा रही है, हंगामेदार गैदरिंग होगी। तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए थे, तभी हमको लगा कि साथियों के साथ एक बार आकर के मिल लिया जाए। तो हम आपके बीच में आए हैं, और लंबा अनुभव हम लोग को भी आंदोलन करने का जेएनयू के अंदर रहा है। कभी माइक से बोलने का तो यहां अनुभव नहीं रहा है, लेकिन अभी कास्ट सर्वे को लेकर के हमें लगता है कि पूरे देश में अगर ये हो, जिसको अभी इंडिया अलायंस ने मजबूती से इसको पकड़ा भी है,
पूरे देश के अंदर हो और उसके अनुसार अगर नीतियां बननी शुरू हो जाए, क्योंकि आप उसमें बहुत सारे डिटेलिंग आपके हाथ में आ जाता है, कहां पे कैसे पॉलिसी एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हमें देना है, तो सोसाइटी एक इक्वल सोसाइटी की तरफ, एक बेहतर समाज की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, बढ़ने में मदद मिलेगी और उसको लेकर के जितने आंदोलन है उनको काफी ताकत मिलेगी इस तरह के सर्वे के रिपोर्ट आने से। तो इतना ही बात कह करके समय काफी हो गया है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।